ने झुकने दिया तिरंगे को, ने झुकने दिया तिरंगे को, ने युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने, भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हमारे उन सभी जवानों को, उन हमारे सभी भारतीय सेनानियों को एक बार सल्यूट करना चाहता हूं, जो अपनी सरहद की रक्षा के लिए, सरहद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। आज की जो क्लास है हमारी, वो पूर्ण तरीके से दोस्तों वर्दी वालों की क्लास रहने वाली है। एसएससी जीडी जिनका टारगेट 2024-25 है, जो एसएससी जीडी 2024 में सेलेक्ट होने वाले हैं या सेलेक्ट होना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, वर्दी की जो चाहत रखते हैं ना, ये क्लास उनको पूरी तरीके से डेडिकेट करती है। सबसे पहले तो आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं। जो रीजनिंग की एक सीरीज चालू की है मैंने, एक रीजनिंग की जो सीरीज श्रृंखला चालू की है, जिसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर लगभग एक क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन में लेकर आता हूं। ऐसे ऐसे करके लगभग एग्जाम से पहले आपको 700-800 क्वेश्चन कराने वाला हूं, लगभग 700 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आपको सीरीज से लगातार जुड़े रहना है। सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। अब आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, एसएससी जीडी की एग्जाम आने वाली, आपको पता है लगभग जनवरी फरवरी उसकी डेट दे रखी है, जनवरी फरवरी में एसएससी जीडी 2024-25 एग्जाम होगी। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, एग्जाम से पहले हम अपनी सब्जेक्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, एग्जाम से पहले अपनी सब्जेक्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो एक शानदार सीरीज, जिसमें दोस्तों पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस का समावेश लेकर मैं आया हूं। तो आपको क्लास से लगातार रूप से जुड़े हुए रहना है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, आपको थोड़ा सा समय दूंगा, आपको क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन का पूर्ण रूप से एनालिसिस मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने दिखेगा, तो आपको तुरंत अपना जवाब तैयार रखना है साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन ने कहा है, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब, आपसे पूछा है मिरर इमेज, मिरर इमेज के बारे में पूछा है। मिरर इमेज की मैंने चर्चा की है लास्ट 3 क्लास, जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखी है, सबसे पहले चैनल पर जाकर पिछली वाली तीनों क्लास देख लें, क्योंकि 3 क्लास में 60 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। और 60 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, अपनी एग्जाम की नींव बनना चालू हो गई है। तो आप सबसे पहले जाकर लास्ट की तीनों क्लास देखें, और इसके बाद कोई भी डाउट रहता है उन तीनों क्लास में, तो आप वही कमेंट कर सकते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहेगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। अब देखो आज की जो सीरीज है, यहाँ क्वेश्चन नंबर कितना दिया है मैंने, 61। इसका मतलब ये चौथी सीरीज है। क्लास नंबर कौन सी है साहब, ये क्लास नंबर 4 है। और चौथी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है आप दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। एमएन यहाँ एक मिरर को बताता है, तो इसका भैया प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब भी मैंने मिरर इमेज की बात की होगी, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया है, मिरर इमेज में हमेशा दाई और बाई चीजें परिवर्तित होती हैं, ऊपर और नीचे कोई चेंज नहीं होता। लेकिन यदि मैं वाटर इमेज की बात करूंगा, जल प्रतिबिंब की बात करूंगा, तो जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे चेंज होता है, वहां दाएं बाएं साइड में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ इसने मिरर इमेज की बात की। एक और बात ध्यान में रख लिया, मिरर इमेज में जो आकृति दर्पण के पास होती है, उसका प्रतिबिंब भी उसके पास बनता है। और जो वस्तु या जो आकृति दर्पण से जितनी दूर होती है, उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। जैसे देखो, यदि मैं क्वेश्चन की चर्चा करूं, तो क्वेश्चन में आपसे साहब ये इसने मिरर लगा दिया, और ये इस प्रकार का एक सर्किल बनाते हुए एक सर्किल बनाया हुआ है, और सर्किल को इसने 4 भागों में बांट दिया। यहाँ एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, और दोस्तों यहाँ एक स्क्वायर बना हुआ है। अब आपसे इसका मिरर इमेज पूछा है, तो मुझे बताओ ये जो बड़ा वाला सर्किल है, ये तो सेम रहेगा, ये जो 4 कोष्टक इमेज में भी सेम रहने वाले हैं। लेकिन आप एक चीज देखना, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये जो वर्ग बना हुआ है, ये नीचे वाले पोर्शन में तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये दर्पण के पास है क्या, तो ये दर्पण के पास ही आएगा। आया समझ में। और देखो ये ऊपर वाले पोर्शन में ट्रायंगल, लेकिन दर्पण से दूर है, इसका मतलब ऊपर वाले में ही रहेगा, लेकिन दर्पण से दूर रहेगा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्रतिबिंब देखो कौन से ऑप्शन में, यदि मैं ऑप्शन को ढंग से चेक करता हूँ, देखो यहाँ स्क्वायर चला गया, स्क्वायर नहीं बनेगा। यहाँ ट्रायंगल स्क्वायर एक ही साइड आ गए, यहाँ इधर स्क्वायर है, ट्रायंगल इधर है, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो ऑप्शन सी में यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ स्क्वायर है, आए समझ में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये चीज आपको समझनी है, जब भी आपसे मिरर इमेज की चर्चा करें, तो मिरर इमेज में हमेशा दायां और बायां चेंज होता है, ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता। जो वस्तु या जो प्रतिबिंब, जो वस्तु दोस्तों इमेज, जो भी इमेज है वो दर्पण के पास होती है, उसका दोस्तों प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, दर्पण के पास ही बनता है। जैसे अभी मैंने बताया
ये स्क्वायर दर्पण के पास है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, दर्पण के पास बनेगा। आया समझ में? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख के आप मुझे भेज सकते हैं कि साहब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई सा भी क्वेश्चन, मैं उसका यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन एक बार और करा दूंगा, ठीक है। देखो शानदार सीरीज है, आपको क्लास से बने रहना है, क्लास को स्किप नहीं करना, सबके लिए क्लास जरूरी है। सबसे पहले से ज्यादा विद्यार्थियों को क्लास से जोड़ो। आपके साथ वाला कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी की, तो उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्लास को शेयर करो ताकि आपका भी भला हो और उस व्यक्ति का भी भला हो, दुआएं काम आएंगी। लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने, यदि कोई बच्चा क्लास को लेता है और उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, आपकी वजह से किसी बच्चे ने क्लास ली तो आपको वो दुआएं देगा कि यार एक क्लास की लिंक मुझे शेयर की थी, एक क्लास के बारे में मुझे बताया था, उससे काफी सारे क्वेश्चंस का आपको फायदा हुआ। तो सही बात है, ये सीधी सीधी बात है, वो आपको दुआएं देगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में पद लुप्त है, ये जो इसने क्वेश्चन वाचक दिया है ना, इसका चयन करना है किसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो मैंने आपको बताया है जब भी सीरीज का क्वेश्चन हो ना, तो सीरीज में सबसे पहले डिफरेंस देख लिया करो। क्या देखना है? सबसे पहले डिफरेंस को देख लेना। देखो डिफरेंस देखो, 50 के बाद 52 है, डिफरेंस 2 का है। 52 के बाद 56 है, डिफरेंस 4 का है। 56 के बाद 64 है, डिफरेंस 8 का है। 64 के बाद 80 है, डिफरेंस 16 का है। कितनी का है? 16 का है। तो अब अगला अक्षर क्या, अगली संख्या का आएगी? तो देखो 2 4 4 दूनी के 8 दूनी के 16, तो डिफरेंस को डबल ही किया है। डिफरेंस को क्या किया है? डबल। यदि डिफरेंस को मैं डबल करता हूं तो 16 दूनी के कितना हो जाएगा? 32। तो 32 का डिफरेंस होना चाहिए। 80 में 32 जोड़ो, डिफरेंस तभी तो आएगा 32 का। तब 80 में कितने जोड़ेंगे? 32। और जैसे 80 में 32 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 112। इसका मतलब क्वेश्चन वाचक की जगह पर या लुप्त संख्या की जगह पर कितना आना चाहिए? 112। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो जो आपका पेपर है ना, उसमें ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके माइंड की एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को कर सको। अब एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। आया नहीं है समझ में? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, हर तरीके का क्वेश्चन करके निकल जाओ, तो आपके समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आराम से कर लोगे। टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, बहुत सी चीजें समझने वाले हो क्लास में। आगे देखो निम्नलिखित विकल्पों में से कोई विकल्प दे दिया, और दोस्तों यहाँ पर ये दे दिया जिस प्रकार से तीसरे शब्द का ठीक तुम्हें चयन करना है। ये सादृश्यता वाला एनालॉगी टॉपिक पढ़ा है ना, एनालॉगी टॉपिक यदि तुम्हें पढ़ा हुआ तो पता होना चाहिए। देखो जासूस का संबंध उसने किससे बताया? सुराग से। तो जासूस का काम क्या होता है? किसी चीज को पता करना, किसी चीज का सुराग लगाना। ऐसे वैज्ञानिक का क्या काम होता है, ये बताना है आपको। तो देख लो एक बार ऑप्शन, आप आराम से बता दोगे। प्रयोग है, चित्र है, गीत है, नृत्य है, आप आराम से बता दोगे। वैज्ञानिक क्या करेगा? वैज्ञानिक आपको पता है अनुसंधान करेगा या प्रयोग करेगा? क्या करेगा भैया? प्रयोग करेगा। तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से क्या सही है? प्रयोग सही है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप आराम से क्लिक कर सकते हो आंसर को, कोई समस्या आने वाली नहीं है। शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मैंने बताया शब्दकोश आ गया, डिक्शनरी आ गई भैया। डिक्शनरी का क्वेश्चन जब भी आएगा लगातार पूछा जा रहा है, ये दोस्तों लगातार एग्जामों में पूछा जा रहा है। डिक्शनरी वाला दर्पण प्रतिम लगातार पूछा जा रहा है, सादृश्यता वाले पूछे जा रहे हैं, बैठक व्यवस्था पूछी जा रही है। तो आपको जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ढंग से डीपली तैयार कर लेना है। अब देखो ये क्या कह रहा है, शब्दकोश है। शब्दकोश में इसने 5 शब्द दे दिए, लेंस दे दिया, लेनिन दे दिया, लैंड दे दिया, लेंथ दे दिया, लेंथ दे दिया। तो आपको ये पता करना है कि इन शब्दों में सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा, उसके बाद कौन सा मिलेगा, इनका क्रम बनेगा, उस क्रम को ही जांचना है। यदि तुम्हें ध्यान हो तो शब्दकोश के क्रम में डिक्शनरी में मैंने बताया था हमेशा ए अल्फाबेट्स वाली मीनिंग पहले आएंगी, फिर बी वाली, सी वाली मीनिंग आएंगी। यदि पहले पहले अक्षर अलग अलग है तो पहले पहले अक्षर से पता कर लोगे कि कौन सा शब्द पहले आएगा। लेकिन यहाँ तो देखो पहला एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, तो मुझे पहले से पता चलेगा क्या? नहीं पता चला। एक तो ये ऑप्शन कर लेना, एक तो ये 3 है और ये 4 है, इनका क्रम ये रहेगा। अब मुझे बताओ पहले अक्षर से पता चला क्या? अरे पहला अल्फाबेट तो सबका ही क्या है, सेम है, एल है। इसके बाद देखो दूसरा भी एल ई, एल ई, एल ई, एल ई, एल ई। तीसरा देखो एल ई, एन, 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 एन और एन। मतलब 3 अल्फाबेट्स तक मुझे पता नहीं चला, 3 अक्षरों तक मुझे पता नहीं चला कि कौन सा शब्द पहले आएगा। तो मैं चौथे के पास जाऊं, जहां पता चलेगा वहीं जाए ना। तो अब देखो चौथा, यहाँ एन के बाद कौन है? एस है। यहाँ एन के बाद कौन है? आई है। यहाँ एन के बाद कौन है?
डी है, यहाँ एन के बाद सी है और यहाँ एन के बाद टी है। अब तुम मुझे बताओ दोस्तों, एस आई डी सी और टी में पहले कौन सा अक्षर आता है वर्णमाला में? तो वर्णमाला यदि तुम देखोगे ना तुरंत कह दोगे साहब पहले डी आता है। पहले कौन आता है? डी आता है। इसका मतलब पहले तीसरा शब्द मिलेगा मुझे जिसमें इसने लैंड दिया हुआ है ना, ये मिलेगा, क्योंकि पहले अल्फाबेट्स कौन सा? डी। अब डी के बाद कौन आएगा? सी आएगा, मतलब 3 के बाद 4 नंबर मिलेगा। जी के बाद आई आएगा, मतलब 2 नंबर मिलेगा। आई के बाद एस आएगा, मतलब 1 नंबर मिलेगा। और सबसे लास्ट में टी आएगा, मतलब 5 नंबर मिलेगा। तो क्या बना? 3 4 2 1 5। कोई ऑप्शन है क्या? देखो 3 4 3 4 2 1 5। ये थोड़ा सा इसको सही कर लेना, ये 5 1 कर दिया ना इसने, ये 1 5, एक विकल्प को थोड़ा सा सही कर लेना। ये टी है ना, वो एस है, एस पहले आ जाएगा और टी बाद में जाएगा। मतलब ये फिक्स है कि पांचवा तो कहाँ जाएगा? बाद में जाएगा। पांचवा कहाँ जाएगा? बाद में। या तो इन ऑप्शन को इसने ऊपर नीचे किया होगा। ये 3 4 है ना, ये लिखे ना, इसने 3 नंबर पर लेंथ लिखा होगा। ये थोड़े से क्या टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है। 4 नंबर पर लेंथ लिखा होगा, तब तो ये 3 और 4 आगे पीछे हो जाएंगे, मतलब 4 3 2 1 5 हो जाएगा। कोई ऑप्शन ये है क्या? 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, मतलब सी हो सकता है। यदि ये टाइपिंग की मिस्टेक हुई होगी ना इन ऑप्शंस में ऊपर नीचे करने में, तो सी हो सकता है। क्रम तो यही बनेगा, मैंने आपको बताया ना। पहले कौन सा अक्षर मिलेगा? पहले मिलेगा साहब लैंड, पहले लैंड मिलेगा। इसके बाद कौन सा मिलेगा? फिर इसके बाद मिलेगा लेंथ, ये मिलेगा। इसके बाद कौन सा मिलेगा? आपको पता होना चाहिए, लेनियंट मिलेगा। इसके बाद कौन सा मिलेगा? लेंस मिलेगा। और सबसे लास्ट में मिलेगा लेंथ। आया समझ में? ये पता होना चाहिए, आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 ने एक आकृति दे दी आपको, इस आकृति को बताना है कि अगली आकृति क्या आएगी। देखो यहाँ इसने एक डंडा किया, फिर इसके बाद इसने 3 डंडे कर दिए। 3 के बाद देखो यहाँ इसने 5 डंडे किए, 1 2 3 4 और 5। समझा रहा हूं मैं क्वेश्चन को। आगे चलता हूं तो देखो कितने डंडे, 1 2 3 4 5 6 और 7 डंडे हैं। यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 7। तो अब आप आराम से बता सकते हो 9 डंडे आएंगे। कितने? 9 डंडे आने चाहिए। अब 9 डंडे जिस भी फिगर में देख लो आराम से। इसमें है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें तो 10 है, ये तो नहीं आएगा। 1 2 3, इसमें तो ज्यादा होंगे। जब यहीं तक 10 थे तो 11 12, ये भी नहीं आएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी नहीं आएगा। इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डंडे इसमें है, मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आया क्या समझ में? आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 66 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या आ गया? स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष आ गया। मैंने बताया जब भी कथन की और निष्कर्ष की बात होगी ना, तो आपको जो भी कथन दिया है उस कथन को हमेशा पूर्ण रूप से सत्य मानना है। कथन को क्या मानना है? पूर्ण रूप से सत्य मानना है। और उसी के अनुसार आपको कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष की चर्चा करनी है। आया समझ में? कथन को क्या मानना है? कथन हमेशा सही होगा। जैसे देखो इसने क्या कहा, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब कोई भी ए वाला सेगमेंट बी में नहीं आएगा। तो इसका यदि डायग्राम बनाओ ना तो ऐसे बनेगा, कोई भी ए बी नहीं, मतलब ए अलग है और बी क्या है भैया? अलग है। कोई ए बी नहीं है। अब इसने क्या कहा है? कुछ बी पी है। कुछ बी को क्या किया इसने? पी किया है। तो देखो कुछ बी को मैंने क्या कर दिया? पी कर दिया। ये डायग्राम बन गया। ये तो कथन थी, इसके अनुसार मैंने वेन डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ पी ए नहीं है। इसने क्या कहा? कुछ पी ए नहीं है। अरे कोई भी बी, इसने क्या कहा? कुछ बी ए नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कोई भी नहीं है ये तो कुछ तो होंगे ही नहीं। तो निश्चित है ये वाला क्या कहा इसने? सही कहा है कि कुछ ए क्या नहीं, कुछ भी क्या नहीं भैया? ए नहीं, मतलब ये वाला क्या है? सही है। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ पी ए नहीं है। कुछ पी ए नहीं, ये तो हो भी सकता है। ऐसे वाला भी डायग्राम बन सकता है, पीवी वाला, ये पी को बना दे ये बी को बना दे, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। आया कि नहीं आया समझ में? इसके बारे में मुझे पता नहीं, मतलब ये क्या होगा? गलत होगा। ये क्या होगा भैया? गलत होगा। डायग्राम बना के देख लेना, तो ये वाला क्या निकलेगा? गलत। ये भी तो बन सकता है, ए हो गया ये बी हो गया और पी ऐसे बन जाए, कुछ भी पी बन सकता है ना। तो इसका मुझे पता नहीं, एक जगह सही एक जगह गलत, तो ये क्या होगा? गलत होगा। मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। तो देखो कोई निष्कर्ष नहीं करता, एक में तो दोनों नहीं, दूसरा करता है नहीं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये सही है भैया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। केवल कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? एक सिंगल जो है ना पहला, यही सही है।
बाकी गलत है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है। उसने फिर से एक डायग्राम बना दिया और इस डायग्राम की अगली आकृति को आपको बताना कि अगली आकृति क्या होगी। देखो इसने क्या किया, एक चाबी सी बनाई है और इसने अंदर की तरफ ये मुंह कर दिए। चारों की चारों मुंह क्या है भैया, अंदर की तरफ है, मतलब अपोजिट किया इसने, दो के अपोजिट दो। यहाँ रेंडमली देखो ना तो इसने एक को अलग किया है, ये दो अपोजिट हैं और ये दोनों सेम है। आगे चलो, ये चारों की चारों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ये देखो तीन तो सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट है। अब मतलब दोनों अपोजिट आने चाहिए, दोनों क्या आने चाहिए, अपोजिट। अब देखो दोनों किसमें अपोजिट है, यहाँ ये वाली आकृति नहीं होगी, दो बाहर एक अंदर, ये वाला सही है। कौन सा है, सी। इसमें देखो दो तो बाहर है और दो कहाँ है, दोनों की दो, चारों की चारों कहाँ है, बाहर की तरफ, अपोजिट है ना, ये अपोजिट और ये अपोजिट। आया कि नहीं आया समझ में। तो सी ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। नहीं तो देखो यहाँ तो दोनों अपोजिट हो रहे हैं लेकिन ये दोनों एक साइड जा रहे हैं, यहाँ दो अपोजिट हो रहे हैं लेकिन ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, इनका रेंडमली नहीं पता। तो इस तरीके से देखोगे ना तो यहाँ कौन सा सही है, ऑप्शन सी ही करेक्ट है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लो भैया एक बार। 10A 5B 6C 2 बराबर 53, 53 दिया है। 6A 4B 8C 2 बराबर 28 है। तो पूछा है 17A 5B 18C बराबर 9 होगा, किस प्रकार से होगा ये आपको बताना है। मैं थोड़ा सा समय दे देता हूं आपको, लगभग 20 सेकंड का। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, जल्दी करो, 20 सेकंड का समय दिया मैंने। देखो हो गया समय। अब इसमें क्या है, तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा कि देखो ये चारों जगह एबीसी 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 लगा हुआ है, मतलब इनको इसने एक समान सिंबल्स, समान प्रतीक या समान दोस्तों संकेतों की बात करी होगी। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लस माइनस जोड़ लगाया होगा कि 53 हो जाए, ये 28 हो जाए। तो क्या करना है कि हमें क्वेश्चन से यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाए। देखो एक बार जरा, मैं क्या करता हूँ 10 इंटू कर देता हूँ, एक ही जगह पर इंटू रख देता हूँ। 10 गुना 5 क्या हो गया, 50 हो गया। अब 53 करना है मुझे, तो यहाँ समझना होगा, मैं प्लस कर देता हूँ, 6 के बाद यहाँ भाग दे देता हूँ और भाग में सी की जगह पर क्या रख दिया मैंने, भाग बी की जगह पर प्लस ए की जगह पर इंटू रख दिया। एक बार सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 प्लस ये दोगे भाग तो 3 हो जाएगा, मतलब 53 हो जाएगा। देखो यही तो है, यही है क्या, 53 ही दिया है, मतलब ए की जगह पर इंटू, बी की जगह पर प्लस, सी की जगह पर भाग करके देखते हैं। ए की जगह पर इंटू, बी की जगह पर प्लस और सी की जगह पर भाग करके देखो एक बार। देखो ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 प्लस ये भाग चला जाएगा 8 में 2 का 4 बार, तो ये 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। देखो यही दिया हुआ है क्या, यही दिया, मतलब ए की जगह पर इंटू, वी की जगह पर प्लस, सी की जगह पर भाग आएगा। तो देखो 17 इंटू ए की जगह पर आएगा इंटू, बी की जगह पर आएगा प्लस 18 और सी की जगह पर आएगा भाग 9 करके देखो। 17 पंजे 85 प्लस ये 18 में 9 का भाग दोगे 2 बार जाएगा और 85 में 2 जोड़ोगे ना तो कितना आएगा भैया, 87 आएगा। 87 कोई ऑप्शन है क्या, 87 है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया ना समझ में, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। उसने दिया है कूट भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग का आगे लगातार पूछा जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, तो आपको समझना होगा कि लगातार यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना किसी टॉपिक से तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आए ना समझ में। मैं जिन जिन टॉपिक की चर्चा करूंगा लास्ट में जाते टाइम आपको बता के जाऊंगा कि इन टॉपिक्स की चर्चा ज्यादातर की जा रही है, तो इन टॉपिक्स को पढ़ लो ढंग से, अभी से स्टार्ट कर लो पढ़ना। इसने रिंग को दोस्तों यू एम क्यू के से संपर्क कर दिया, तो सेप को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा है। देखो कुछ प्लस माइनस करके देखो कुछ बैठता है क्या। चलो इस क्वेश्चन के लिए भी टाइम दे देता हूं मैं, लगभग 20 सेकंड, 15 सेकंड का समय, नॉर्मल क्वेश्चन है, 15 सेकंड का समय। जल्दी से करके बताओ क्या आंसर होगा। 15 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, जल्दी करके बताओ। हो गया समय आपका खत्म। ठीक है भैया, अब देखो मैंने कहा है ना, इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आए ना सबसे पहले डिफरेंस को चेक करना। डिफरेंस को देखो, यहाँ आर को इसने यू लिखा है, अब आर के नंबर की यदि मैं चर्चा करूं तो आर का होता है 18 और यू का होता है 21, मतलब +3 किया है, क्या किया है, +3 किया हुआ है। अब देखो आई का नंबर होता है 9 और 9 को इसने 13 लिखा है, मतलब +4 किया है, क्या किया है भैया, +4 किया है। आगे चलो,
n को इसने q लिखा है, मतलब यहाँ भी क्या किया है +3, क्योंकि n का नंबर होता है 14 और 14 में 3 जोड़ोगे तो q का नंबर 17 तो +4 किया है। और यदि g से जाओगे ना तो k पर, g का नंबर होता है भैया 7 और 7 में यदि 4 जोड़ोगे ना तो 7 और 4 11 मतलब +4 किया हुआ है तो 11 मतलब क्या आ गया। तो देखो क्या पैटर्न है, +3 +4 +3 +4। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को देखा और देखने के बाद सोचा और सोचने के बाद लगाया या फिट किया और फिट करते तुरंत निकल जाएगा। मैंने आपको पैटर्न बता रखा है ना, तुरंत निकलेगा। देखो मैंने क्वेश्चन को देख लिया बढ़िया ढंग से भैया ये है। अब देखने के बाद मैंने सोचा कि क्या पैटर्न लग सकता है, तो मुझे पैटर्न पता चला कि +3 +4 +3 +4 करना है। अब इस पैटर्न को फिट करना है, तो फिट करते हैं। देखो पहले +3 करना है, एस का नंबर कितना होता है, एस का नंबर कितना होगा भैया, एस का नंबर होगा 19 और 19 में 3 जोड़ोगे तो 22 और 22 पर आता है वी, ये +3 क्या। अब +4 करना है, ए का नंबर कितना होगा 1 और 1 में यदि तुम 4 जोड़ोगे तो 5 और 1 और 4 5 मतलब क्या आएगा ई आएगा, 5 पर ही आता है। अब देखो फिर से +3 करना है, फिर से क्या करना है +3, 6 और 3 9, 9 पर कौन आएगा आई, फिर से +4 करना है, ई का नंबर कितना है 5 और 5 में यदि तुम 4 जोड़ोगे तो 5 और 4 9 और 9 पर कौन आएगा आई, मतलब वी आई आई आएगा, वी ई आई आई। सोचा देखा सोचा फिट किया निकाला, क्या निकला वी आई आई, उत्तर निकला। देखो वी आई आई मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ये जो मैंने बताया ना ये मूला है, फॉर्मूला है। पहले क्वेश्चन को देखो, देखने के बाद सोचो, सोचना है क्या पैटर्न आ सकता है और पैटर्न पता चल जाना तुरंत फिट कर दो। और जब भी ढंग से फिट करोगे ना तो तुरंत निकलेगा, क्या निकलेगा निकलेगा क्या निकलेगा आंसर निकलेगा। जैसे फिट करोगे ना तो तुरंत निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा भैया। आया कि नहीं आया समझ में, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे रीजनिंग की बात करूं चाहे मैथ की बात करूं, डिफिकल्ट नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। आया समझ में। चलो भैया क्वेश्चन आगे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित अक्षर समूह में से, ये कंटिन्यूस सीरीज होती है, सतत श्रृंखला नाम का टॉपिक आता है। ये कंटिन्यूस सीरीज में से कंटिन्यूटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये बाई से दाई ओर रखने पर श्रृंखला को पूरा करे तो क्या आना चाहिए। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताया, आप समूह बना लो, समूह बनाओ, अल्फाबेट्स के इन अक्षरों के समूह बना लो, रेंडमली गिन लो। यदि ज्यादा बड़ी सीरीज है तो एक बार पढ़ के देख लो, रेंडमली पढ़ना है। तो जैसे तुम पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा आगे से। यदि देखो यदि आगे रिक्त स्थान है तो पीछे से पढ़ लो, पीछे रिक्त स्थान है तो बीच में से पढ़ लो, कहीं ना कहीं तो उसने क्लू दे रखा होगा, कहीं ना कहीं तो उसने कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जुगाड़ दे रखा होगा जिससे तुम निकाल सको, आंसर निकाल सको। अब देखो यदि पीछे से पढ़ो बी 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 ए मतलब 5A 5B की सीरीज एक बनती हुई मुझे दिख रही है, ए बी 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 तो 5A की सीरीज बननी चाहिए। यदि आप बनाओगे ना तो देखो बनाओ ए तो यहाँ कौन आएगा ए आएगा, बना क्या 5A 5B, देखो 1 2 3 4 5B, अब 5A आएंगे 1 2 3 4, पांचवा कौन आएगा ए आएगा, 5B देखो 1 2 3 4 5B है तो यहाँ कौन आया ए आएगा, ए और यहाँ भी कौन आया ए आया। देखो 5A हुए क्या 1 2 3 4 5, 5A हो गए। 5A 5B की एक सीरीज बना रखी है इसने, और मैंने जब इनमें सही ढंग से मैंने अक्षरों को भरा ना तो यहाँ पर एक और मुझे विकल्प पता चला, वो है 4A आएंगे, 4 कौन आएंगे ए। तो कोई ऑप्शन है क्या 4A वाला, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया समझ में, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर एक बार मैं 71 की चर्चा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 को समझना, क्वेश्चन नंबर 71 बहुत अच्छा है भैया समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, इसने कहा एक परिवार में 6 सदस्य, सिटिंग अरेंजमेंट लगातार क्वेश्चन पूछा है। सिटिंग अरेंजमेंट यदि देखोगे ना तो तीनों ही क्लास में, लास्ट तीनों ही क्लास में डिस्कस करवाया, फिर से पूछा है, मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर आपके सामने जुड़ा हूं, ज्यादातर टॉपिक्स को मैंने उनको टच किया है जिनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे गए। मैं कह रहा हूं एग्जाम को जब तक निचोड़ नहीं दूंगा ना पूरी तरीके से यहाँ, तब तक नहीं मानूंगा। अब आपको क्या करना है, आप समझदार हो, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 700 क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम से पहले, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गारंटी है दोस्तों। इन 700 क्वेश्चन में से ही आपको पेपर दिखेगा, इन 700 क्वेश्चन की अप्रोच इतनी बन जाएगी कि आपसे पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा, इजी वे में, विद इन टाइम में आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस को। देखना क्या कह रहा है, एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं जिनके नाम दिए एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर
एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे, एक दूसरे की ओर मुख मतलब इनके मुंह भैया केंद्र की ओर है। मैंने कहा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले जो भी अरेंजमेंट की कह रहा है उस अरेंजमेंट को बनाओ। उसने कहा वृत्ताकार टेबल बना ली। कितने सदस्य हैं? 6। 6 सदस्य बनाओ। 6 सदस्य बन गए क्या? 2 4 6 बन गए। इनके मुंह केंद्र की ओर है, तो मैंने कर दिया ना, आपस में एक दूसरे की ओर मतलब केंद्र की ओर है। ये इसकी तरफ देख रहा है, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ देख रहा है। आया कि नहीं है? ये देखो, 6 व्यक्ति हैं, ये ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे की ओर। देखो, एक दूसरे की ओर मुंह किया हुआ है ना इन्होंने। ठीक है भैया, 6 जगह बना दी मैंने, 6 टेबल बना दी। रेस्टोरेंट में खाना खाना गए, गोल टेबल है, 6 कुर्सी लगा दी, खाना खाने के लिए बैठ गए। अब देखो, अब बैठने की शर्त क्या कराए? एक दूसरे की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। अब इसने क्या कहा? जेड डब्ल्यू के ठीक बाई ओर बैठा है। जेड है ना, जेड, वो डब्ल्यू के बाई ओर होना चाहिए। अब देखो, यदि आप ऐसे चलोगे ना तो ये बाएं चल रहे हैं। देखो एक बार बैठ के देखो, यदि मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरे ऐसे चलूंगा ना मैं ऐसे, तो मेरे बाएं जा रहा हूं। इस व्यक्ति का इधर बायां है, इस व्यक्ति का इधर बायां है। ये कौन सी शेप बना रखी है मैंने? बाएं को। और यदि विपरीत साइड में जाऊंगा ऐसे, तो ये दाएं जा रहा है। मतलब घड़ी की दिशा में तो बाएं वामावर्त, और घड़ी के विपरीत दिशा में दाएं जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्या कह रहा है, इसने क्या कहा? जेड डब्ल्यू के ठीक बाई ओर है। अब तुम्हें ना डब्ल्यू के है, जेड डब्ल्यू के है, तो आप डब्ल्यू को कहीं भी बैठा सकते हो। मान लो मैंने डब्ल्यू को यहां बैठा दिया, तो निश्चित है डब्ल्यू के बाई ओर कौन आएगा? जेड आएगा। अब सुनना, और देखो, सुनो मेरी बात। डब्ल्यू को तुम कहीं बैठा सकते हो। देखो, इसने कहा जेड डब्ल्यू के बाई ओर है। यदि मैंने डब्ल्यू को यहां बैठाया तो जेड यहां आएगा। यदि मैंने डब्ल्यू को यहां बैठाया तो जेड यहां आएगा। यदि मैंने डब्ल्यू को यहां बैठाया तो जेड यहां आएगा। मतलब निश्चित है डब्ल्यू के बाई ओर कौन आएगा? जेड आएगा। ये मैंने बैठा दिया। अरे बैठा दिया। अब देखो आगे चलते हैं। ये मैंने मान लो यहाँ बैठा दिया डब्ल्यू को, तो यहाँ किसको बैठाऊंगा? जेड को बैठाऊंगा। जेड डब्ल्यू के बाई ओर होगा, तो मैंने बैठा दिया। अब इसने क्या कहा है? और वाई जेड के, अब वाई के लिए कह रहा है वाई जेड के बाई ओर दूसरे स्थान पर है। जेड का बाएं इधर होगा, और जेड के बाएं दूसरे पर वाई है। पहला और दूसरा, यहाँ कौन है? वाई है। वाई बैठा दिया। बैठा है एक्स यू के वाई ओर, एक्स यू के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एक्स यू के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो देखो, अब मैं एक्स को कहां बैठाऊं कि ये है ना यू के बाई ओर हो, दूसरे स्थान पर। मतलब यू को बैठाना है पहले। यू के है ना, तो पहले किसको बैठाओ? यू को। यदि मान लो मैं यू को यहां बैठाऊं, तो यू के बाई ओर दूसरे पर यहां तो कौन आना चाहिए? एक्स। जब ये जगह तो खाली ही नहीं है। यदि यहाँ यू को बैठा दो तो यहाँ एक्स आना चाहिए, तो ये जगह भी खाली नहीं है। तो फिर निश्चित है यू को कहां बैठाना पड़ेगा? यहाँ। अभी यू के बाई ओर जाओगे तो यू का बाएं इधर है, पहला और दूसरा, ये कौन आएगा? एक्स आएगा। देखो बैठ गए 5 व्यक्ति। अब जब जगह मेरे पास एक बची है, तो व्यक्ति भी एक बचा है। अब एक कौन बचा है? वी बचा है। कौन बचा है? वी। तो वी को मैंने बैठा दिया। अब इसने पूछा क्या है? डब्ल्यू और एक्स दोनों का निकट पड़ोसी कौन होगा? डब्ल्यू और एक्स दोनों का निकट पड़ोसी कौन है? वी है। वी देखो किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। डब्ल्यू और एक्स के दोनों के बीच में कौन बैठा है? भैया बी बैठा है। ये दोनों का ही पड़ोसी, इसका भी पड़ोसी और इसका भी पड़ोसी है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से फिर से क्या आ गई भैया? एक श्रृंखला आ गई। सीरीज का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, डिफरेंस 1 3 7 13, यहाँ क्या आएगा? ये रिक्त स्थान है, और 31। देख लो। अब यदि क्वेश्चन की चर्चा करो, डिफरेंस देखो कितना आएगा। चलो एक बार आप जल्दी से कमेंट कर दो क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से करो। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना क्लास से, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है भैया, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे से जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, जो भी जीडी की तैयारी कर रहा है। मैं तो एसएससी जीडी क्या, मैं प्रत्येक बच्चे के लिए कह रहा हूँ जिसके कोई भी एग्जाम में रीजनिंग वाला सेगमेंट पूछा जाता है। देखो यदि मैं डिफरेंस की चर्चा करूँ ना, तो देखो 1 के बाद 3 है, मतलब डिफरेंस 2 का है, 2 जोड़ा है। यहाँ 3 के बाद 7 मतलब 4 जोड़ा है। 7 के बाद 13 मतलब 6 जोड़ा है। +2 +4 +6। अब यहाँ क्या करूं मैं कि दोस्तों ये अक्षर आने पर यहाँ भी अपन कर सके। तो देखो पैटर्न समझ में आएगा। 2 4 6, एक बार 8 जोड़ के देखो। 13 में 8 जोड़ोगे तो 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अच्छा यहाँ डिफरेंस दोस्तों 8 का हो गया, तो अगला 10 का होना चाहिए। तो 21 और 10 कितना है? 31 है। मतलब परफेक्टली मुझे पता चल गया कि यहाँ संख्या कौन आएगी? 21 आएगी। तभी तो यहाँ डिफरेंस कितने का होगा? 8 का होगा।
तभी तो दोस्तों यहाँ जो डिफरेंस है ना, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 21 आएगी, तभी डिफरेंस कितने का होगा यहाँ, देखो यहाँ डिफरेंस कितने का होगा 8 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का 10 का होगा, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 21 आएगा, कितना आएगा 21। तो कोई ऑप्शन है क्या 21, मतलब कौन सा है, डी ऑप्शन है। अब कई बच्चों को तो ऐसे लग रहा होगा क्या इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या इतना आसान है क्या वर्दी को पाना, तो मैं दोस्तों यही कह रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 60 मिनट का समय दे रहा है आपको एग्जामिनर, कितने मिनट का 60 मिनट का समय दे रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 80, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 80 क्वेश्चन, जिसमें से 2 सेगमेंट ऐसे हैं जो वास्तव में समय लेंगे, रीजनिंग और मैथ, कैलकुलेटिव भी आ सकते हैं इसमें, कुछ आसान भी आ सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस को यदि आपको 60 मिनट में ही करना है ना, तो उसका एग्जाम का जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल रखना होगा इन दोनों ही सब्जेक्टों में, मैथ और रीजनिंग में। यदि पेचीदा क्वेश्चन बनाएगा तो जीके में बनाएगा, यदि पेचीदा क्वेश्चन बनाएगा तो हिंदी में बनाएगा, लेकिन ये दोनों ही सेगमेंट ऐसे हैं, यदि इसमें उसने पेचीदा मतलब 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया तो बच्चे को टाइम लगेगा, जबकि टाइम तो बच्चे के पास है ही नहीं, 60 मिनट का सेगमेंट दे रहे हो आप। तो दोस्तों ये दोनों ही जो सेगमेंट है, रीजनिंग और मैथ, दोनों ही एक तरीके से आसान पूछे जाते हैं, टाइम कम लगना चाहिए क्वेश्चन को करने में, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आसान आएगा। और जो भी व्यक्ति, अब देख लो, वर्दी का सपना तो मैंने कह दिया आसान है देखना, लेकिन आसान तो है तो, लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। वर्दी भैया ये ऐसे नहीं मिल जाती है, वर्दी की जो चीज है ना, वर्दी के लिए कुछ अपने आप को तपाना पड़ेगा, और तपाने के साथ साथ में दोस्तों एक और मुझे लाइन ध्यान आ जाती है, यदि यदि किसी को वर्दी की चाहत है ना, तो मेरी 2-3 लाइन सुनना, कभी 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 दोस्तों ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप पर चलकर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप पर चलकर देख लेना, कैसे हिफाजत होती है हमारी सरहद की, कैसे हिफाजत होती है हमारे वतन की। दोस्तों कभी हमारी जो हिंदुस्तान की सरहद है ना, कभी हमारे हिंदुस्तान की सीमा पर चलकर देख लेना, शानदार लाइन है ये, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप पर चलकर देख लेना, कैसे हिफाजत होती है हमारे वतन की, कैसे हिफाजत होती है हमारे वतन की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। जी हाँ दोस्तों, वर्दी की चाहत तो आसान है, लेकिन वर्दी जब मिल जाती है तो उसको निभाना कितना कठिन है। यदि किसी को इन चीजों को देखना है ना, तो मैं तो सरहद पर चलने की कह रहा हूँ, आप तो किसी दिन सरहद पर जाके देख लो, सरहद को महसूस करके देखना, उस सरहद पर हमारे देश का सिपाही, हमारे देश का जवान किस एफिशिएंसी के साथ दोस्तों वहां पर तैनात रहता है, हमेशा उसके मन में क्या चीजें बनी हुई रहती है, वो किन चीजों के बारे में सोचता है, आपको पता चलेगा, आपकी रूह कहाँ पे जाएगी जब एक दिन आप सरहद का किसी दिन कभी घूम के आना मौका मिले तो सरहद को। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, दी गई विकल्प आकृति, इसीलिए तो कह रहा हूं, अरे वर्दी का सपना देखना तो आसान है, लेकिन जब वर्दी मिल जाएगी ना, पहले तो उसके लिए तपो, मेहनत करनी पड़ेगी, वर्दी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जब वर्दी मिल जाएगी ना, जब वर्दी मिल जाएगी तब अच्छा आनंद महसूस करोगे, क्योंकि वास्तविक सेवा है ना, यदि देश के लिए कुछ भी करना चाहते हो तो शरीर पर वर्दी धारण कर लो। आया कि नहीं आया समझ में, ये वर्दी की नहीं कह रहा हूँ मैं, वर्दी उसकी कह रहा हूँ जो सरहद पर तैनात होने पर जो तुम्हें मिलेगी ना, जब तुम जीडी में सेलेक्ट होके जाओगे, जब तुम बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन जब भी इन सेनाओं में अपनी सेवा दोगे ना, तब तुम्हें जो वर्दी मिलेगी ना, मैं उस वर्दी की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है भैया, देखो क्या कह रहा है, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नाकृति में छिपी आकृति में, अब मैंने बताया ना ये हिडन फिगर आ गई, इसने एक आकृति बना दी, आपको देखना है कौन सी में होगी, ये बनाई इसने ऐसी शेप। अब ये आपको देखोगे ना तो मुझे दिख रहा है ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस बी वाले ऑप्शन में देखो यही शेप है क्या, सेम यही है क्या, ऐसे पूछा जाता है आपसे, ये वाली शेप देकर पूछ ली कि किसमें होगी, 4 विकल्प दे दिए तो मैंने आराम से बता दिया कि बी वाली शेप में ये होगी, आराम से दिख जाता है, यदि आराम से देखोगे ना क्वेश्चन को, अरे क्वेश्चन तो खुद बोलेगा। आया कि नहीं आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 74 की देखो, लगातार पूछा जा रहा है, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैटर्न भी सेम ही है लगभग। इसने क्या कहा, ए एन टू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पति है, ए बी का क्या है पति है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है,
ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। इन आपको सिंबल्स को यूज करना है, जो आपको रिलेशन दिए ना सिंबल्स के अनुसार ही लगाने हैं। फिर आपको समीकरण दे दिया x इंटू वाई भाग z माइनस ए है, तो x का a से क्या संबंध होगा। आपको थोड़ा सा लगभग लगभग भैया 15 सेकंड का मैं समय दे देता हूँ क्वेश्चन को करने के लिए, आप जल्दी से करके बताओ। केवल इन्हीं संकेतों का यूज करना है। बेटा होगा, पत्नी का भाई होगा या बहन का पति होगा। जल्दी करके बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है भैया, जल्दी करके बताओ। मैंने दिया 20 सेकंड का समय, जल्दी करना है। हो गया आपका टाइम खत्म, 25 सेकंड हो गए। देखो कैसे करेंगे। अच्छा देखो, इसने जिन जिन सिंबल्स का यूज किया पहले देखो। x प्लस बी है तो प्लस क्या बताता है, देखो प्लस के पास जाओ। प्लस कह रहा है ए बी का भाई है, मतलब x है ना, x किसका भाई है, बाई का भाई है। ये भाई होगा, पॉजिटिव लिख दिया मैंने, और एरो बताता तो मैंने लिख भी दिया। ये x भाई है किसका भैया, y का। अब देखो बाई और z के बीच में भाग है, तो भाग क्या बताता है, भाग के पास जाओ। भाग ये रहा, बाई z की बहन है। ये कहा है ना ए बी की बहन है, मतलब बाई किसकी बहन है, z की। बाई बहन होगी मतलब नेगेटिव होगी, और ये मैंने लिख दिया भैया बहन है। बाई बहन है z की। मैंने आपको बताया ना पॉजिटिव पुरुष नेगेटिव स्त्री। आगे चलो, z माइनस ए, माइनस वाला सिंबल क्या बताता है, माइनस के पास जाओ। z किसकी, ए की पत्नी है। z ए की क्या है, पत्नी है। तो देखो z किसकी पत्नी है, ए की पत्नी है, मतलब z को ए कौन होगा, पति, z होगी पत्नी। चाहो तो लिख भी दो, ये पति है और ये कौन है, z पत्नी है। तो ठीक है भैया, z की बहन बाई, बाई का भाई x, z का पति a हो गया। ठीक है, ये विवाहित है। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, x का a से क्या संबंध है। x का किससे, a से पूछा है। x का a से पूछा है, मतलब a इस x को क्या बुलाएगा। तो देखो x की a की पत्नी कौन है, z। a की पत्नी कौन है, z। z की बहन कौन है, बाई, और बहन का भाई भी भाई होगा क्या, इसका मतलब z का भाई कौन है, x। तो मुझे बताओ x किसका, ये z है ना, किसकी पत्नी है, a की। अब a की पत्नी का भाई है x, a की पत्नी का कौन है, भाई, a की पत्नी का कौन है, भाई। इसका मतलब ये साला होगा, कौन होगा, साला। तो ये का इससे क्या, इसका ए से क्या संबंध है, साला है। तो देखो कोई साला है क्या ऑप्शन, नहीं, लेकिन पत्नी का भाई है ना। साले का मतलब क्या होता है, पत्नी का भाई, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आए समझ में। यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, पूछ सकते हो, आप कितनी बार पूछ लेना। अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स है। इसमें 3 और 7 और 3 को चेंज करने के लिए कहा है, लेकिन जो ऑप्शन बना है ना, इन ऑप्शंस में इसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। तो इस क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में सही करवाने के बाद, ठीक है। ये भैया क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 में 5 मित्र बैठाए, किस पर बैठाए, 5 मित्र है, पी वी सी जी एच, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर। वृत्ताकार मेज है, इसके चारों ओर 5 व्यक्तियों के लिए जगह बना दो। 5 व्यक्तियों के लिए जगह बना दी, केंद्र की ओर मुख करके, मतलब अंदर की ओर मुंह करो इनके, अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, अंदर की ओर मुंह करके बैठे, बैठा दिए, बैठे हैं। अब देखो क्या कह रहा है, एच सी के ठीक दाई तरफ है, एच किसके, सी के। अब तुम सी को कहीं बैठा सकते हो, मान लो मैंने सी को यहाँ बैठाया, तो इसके दाई ओर, मतलब इधर की ओर कौन आएगा, एच आएगा, ठीक है। एच किसके, सी के दाई ओर है, ठीक, ठीक है भैया। अब इसने क्या कहा, बी एच के बाई ओर है, वी किसके, एच के बाई ओर, कौन से स्थान पर है, तीसरे पर। एच का बाया इधर होगा, और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा स्थान इस पर कौन होगा, वी। इसने कहा ना वी एच के बाई ओर तीसरे स्थान पर है, एच का बाया इधर होगा, तीसरे स्थान पर वी को मैंने बिठा दिया। और क्या कहा, पी सी का पड़ोसी निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब पी को सी के पास नहीं बैठाना। कितनी जगह है, दो, इनमें से पी सी के पास नहीं आएगा, मतलब यहाँ कौन आएगा, पी आएगा। अब कितने व्यक्ति बैठ गए, 4, एक व्यक्ति अभी भी रह गया, तो एक जगह बच रही है, किसके लिए, ये जी के लिए बची है, तो यहाँ मैंने जी को बिठा दिया। सेटिंग कर ली क्या मैंने सही ढंग से। अब सेटिंग कर ली तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने पूछा है पी के ठीक बाई ओर कौन बैठा है। तो पी के बाई ओर देखो, ये पी है और पी का बाएं इधर है, पी के बाई ओर कौन है, एच है, कौन है, एच। ऑप्शन नंबर डी इज द
अब कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि आपने ढंग से अरेंजमेंट कर दिया ना, यदि आपने ढंग से बिठा दिया, तो आपसे चाहे क्वेश्चन कैसा ही पूछ ले, आप आराम से आंसर दे सकते हो। अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? एक श्रृंखला दे दी जिसमें एक पद लुप्त कर दिया, आपको चारों विकल्पों में से देख के बताना है कि कौन सा विकल्प यहां पर आएगा। देख लो, ओपी है, इसके बाद ओ एन है, एम एन है, एम एल है, और हमसे अगला पूछा है कि अगला क्या आएगा। ठीक है, अब एक बार देख लो जल्दी से। यदि चर्चा करूं ना, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, मतलब +1 किया है क्या? +1 किया है क्या? ओ का नंबर 15, एन का नंबर 16, मतलब एन का नंबर 14, मतलब -1 किया है क्या? एम का नंबर 13, एन का नंबर 14, मतलब +1 किया है क्या? एम का नंबर 13, एल का नंबर 12, मतलब -1 किया है क्या? देखो, +1 -1 +1 -1, लेकिन अगला क्या आना चाहिए जिसमें क्या है, +1 हो, जिसमें क्या हो, +1। तो ऑप्शन से देख लो, के क्यू, के आर, के एम हो सकता है क्या? के एल जरूर है। ये 11 और 12, मतलब +1 करने पर आना चाहिए। लेकिन ये तो पता चले कि और भी होते, मान लो जैसे यहाँ पर क्यू के बाद होता आर, तो कौन सा आएगा इनमें से? हम कैसे चेक करेंगे? तो देखो, यदि मैं रैंडमली इस अल्फाबेट्स को चेक करूँ ना, तो देखो ओ के बाद ओ आया है, ओ के बाद एम आया है, मतलब देखो ना, तो यहाँ भी इसने -2 किया है। देखो, ओ के बाद यहाँ ओ लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन यहाँ ओ के बाद एम लिखा है, मतलब -2, 15 15 में से घटाया 2, मतलब 13। अब एम के बाद फिर से एम, और एम के बाद अब क्या घटाएगा? 2 घटाएगा। एम 13 में से 2 घटाओगे तो 11, और 11 पर कौन आएगा? के के बाद एल आएगा। तो ये भी पता चल जाएगा के साथ कौन है? एल है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? ए ही होगा। आया ना समझ में? क्वेश्चन नंबर 78 की चर्चा करते हैं। ये देख लो फिर से, यहाँ आकृति बनानी है, इसने एक फिगर दे दिया आपके सामने, ये ऐसी फिगर दे दी, इसको पूरा करना है। यदि पूरा करूँ ना मैं, तो देखो आपको पता चल जाएगा आराम से। ये जो है ना, ये एक तो ये वाली लाइन आनी चाहिए साहब, ये वाली लाइन आ गई। फिर एक देखोगे ना, तो एक ये वाला जो शेप है ना, ये वाली शेप बननी चाहिए, ये वाली शेप बन गई। और तुम यदि और देखोगे ना, तो ये इस प्रकार से एक आकृति ऐसी और बननी चाहिए। ये वाला सिंबल, यदि ये वाला देखोगे ना, तो ये वाला कहाँ है? ए में है क्या? बी में है क्या? सी में है क्या? नहीं, यहाँ सी में है। सी में है क्या? सी में भी नहीं, देखो किस में है, ए में है। ये जो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे, मतलब कौन से में? ए है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 देखो, एक कूट भाषा में HIGHT को FCGDQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में MMTHOD को क्या लिखा जाएगा? तो यदि देखो ना, तो फिर से ये वही आ गई, कोडिंग डिकोडिंग आ गई ना कूट भाषा वाली। तो देखो एक बार फिर से डिफरेंस को जाते हैं। एच से एफ पर गया है, एच से एफ पर एच का नंबर 8 होता है, एफ का नंबर 6, मतलब -2 किया है। ई का नंबर कितना होगा? 5, और 5 में से यदि घटाओगे 2 तो 3 आएगा, -2। ई का नंबर 9, 9 में से 2 घटाओगे तो 7, मतलब -2। जी का नंबर कितना है? 7, और 7 में से घटाओगे 3 तो 4 आएगा, -3 किया हुआ है। एच का नंबर कितना है? 8, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा, -3 क्या है? टी का नंबर 20, 20 में से 3 घटाओगे तो 17 आएगा, मतलब -3। -2 -2 -2 -3 -3 -3 क्या? देखो एक बार, एम का नंबर कितना है? अरे एम का नंबर कितना है? एम का नंबर 13, 13 में से 2 घटाओगे तो 11, 11 पर कौन आएगा? के आएगा। -2 करना है। दूसरे अल्फाबेट्स के लिए भी -2 करना है। यदि 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 3 पर कौन आएगा? सी। टी का नंबर कितना है? 20, और 20 में से 2 घटाओगे तो 18, 18 पर कौन आएगा? 8, -2। अब कितना करना है? -3। एच का नंबर 8, 8 में से 3 घटाओगे तो 8 में से 3 घटाओगे 5, 5 पर कौन आएगा? ई। -3 करो, 15 में से घटाओ, 3 घटाओगे तो 12 पर एल, 4 में से 3 घटाओगे तो ए आएगा। तो क्या आया? KCREL, KCREL, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ देखो, सी के बाद ए है, +2 किया है, ओ के बाद एन है, ओ के बाद पी के बाद क्या है? एन है। देखो यहाँ पर पी का नंबर कितना है? 16, 16 में से घटाओगे 2 तो कितना आएगा? 14। सॉरी, यहाँ पर -2 ही किया, पहले में भी देखोगे ना, तो 3, 3 में से घटाओगे 2 तो कितना आएगा? 1। यहाँ 16 में से घटाओगे 2 तो कितना आएगा? 14।
यहाँ 15 में से घटाओगे 2 तो कितना आएगा 13, मतलब -2 करना है ना। जे का नंबर कितना है 10, 10 में से घटाओगे 2 तो 8 एच आएगा। डब्ल्यू का नंबर कितना है 23, और 23 में से घटाओगे 2 तो 21, और 21 पर कौन आएगा यू। एक्स का नंबर कितना है 24, 24 में से -2 किया है ना, तो 24 में से घटाओगे 2 मतलब 22, 22 पर कौन आएगा वी आएगा। मतलब एच यू वी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया ना समझ में, आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बात आप समझ लेना दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है ना, इसमें 20 क्वेश्चन कराता हूं मैं प्रत्येक क्लास में, और 20 की 20 क्वेश्चन आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। शानदार सीरीज चल रही है, तो आपको जितनी भी क्लास में अपलोड कराऊं लगभग 700 क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो रीजनिंग वाले सेगमेंट की लगभग 35 क्लास होंगी, और 35 क्लास में 700 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन 700 क्वेश्चन। सेम यही पैटर्न हमारा मैथ में रहेगा। मैथ में भी 35 क्लास में लगभग 700 क्वेश्चन कराने वाला, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 35 क्लास में आपके दोनों सब्जेक्टों को, मैथ और रीजनिंग को एकदम क्लियर कराने वाला हूँ। आपको शानदार तरीके से दोनों सब्जेक्ट तैयार होने वाले हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास से जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को जुड़े रहना है। यदि आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे आपके साथी बच्चों को भी इस क्लास का लाभ मिले। और यदि दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर आपको क्लास को लाइक करना है। और आप इसी प्रकार से आपसे दोस्तों इसी प्रकार से आप बने रहिएगा। हमेशा आपका जो टारगेट है ना, वो टारगेट हमेशा 145 प्लस का ही रहना चाहिए। 145 प्लस पर सेफ महसूस करोगे। 160 में से 145 प्लस का स्कोर क्या माना जाएगा, सेफ माना जाएगा। तो अपने आप को सेफ महसूस करने के लिए आपको बेहतर मेहनत करनी होगी, बेहतर मेहनत करनी होगी। हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप भी प्रयास करो। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।